हेलो एवरीवन, आई जस्ट होप यू ऑल आर गोइंग गुड। सो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके लिए आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट करी है, बहुत मैसेजेस आए थे कि यार आप सफलता की बातें जो एक शो है जिसके अंदर सक्सेस के बारे में बात करते हो, तो उसमें आपको इस टॉपिक को कंसिडर करना चाहिए। एंड आपके सजेशन को मैं बहुत मानता हूँ, इसलिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए एपिसोड सेकंड में बात करी है स्टार्टअप के बारे में। स्टार्टअप के बारे में बहुत से लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि यार कौन कौन सी नेसेसरी बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए स्टार्टअप बिज़नेस खोलने से पहले। स्टार्टअप बिज़नेस में कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड एलिमेंट्स हैं जो कि यूज़ होते हैं। आज हमारे साथ हैं आप सब लोगों के फेवरेट, क्योंकि एपिसोड फर्स्ट में आप लोगों ने इनको बहुत प्यार दिया, एक बड़ी शख्सियत जिनका नाम है तुषार कंसल सर। सर, यू आर इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। एंड मैं एक बात बताता हूँ आपको, सर के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब हम लोग इस एपिसोड्स को बना रहे थे, सर ने मुझे बहुत गाइड किया कि आप इस चीज़ पे एक अच्छा कुछ कर सकते हो, आप इस पोस्टर को कुछ अलग वे में बना सकते हो जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आए। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो यार, मैं एक क्रिएटर हूँ और मैं भी सीख रहा हूँ। मेरा मानना है कि आप अपनी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। एंड जब आपको कोई ऐसे बहुत अच्छे लोग मिलते हैं ना आपकी लाइफ में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पाते हो। थैंक यू सर फॉर दिस। आप शो में आए एंड बहुत सी चीज़ें आपने मुझे बताई जो कि मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया है एपिसोड 1 के बाद। एंड आप लोगों को भी सर ने बहुत इंस्पायर किया है। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी चीज़ के बारे में, स्टार्टअप बिजनेस। एंड आपको पता होगा मोदी जी ने भी इसको बहुत सपोर्ट किया है स्टार्टअप को। तो आज हम लोग डेफिनेटली एक बड़ी फॉर्म में, एक अच्छी फॉर्म में आप लोगों को ये कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। इसमें यार एक चीज़ करूँगा मैं, बहुत लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए थे कि जो एपिसोड की लेंथ है वो थोड़ी सी बड़ी है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन एंड आंसर। मैं क्वेश्चन पूछूंगा सर से और सर आंसर देंगे। लास्ट में क्या हो रहा था कि मैंने भी कुछ ओपिनियंस दिए थे। ऐसी बात नहीं है कि मैं इसमें ओपिनियंस नेक्स्ट एपिसोड में नहीं दूंगा, बट स्टार्टअप के में मैं सोच रहा हूँ कि सर से मैं बस क्वेश्चन पूछूं और सर आंसर दें, क्योंकि मैं भी रिसर्च कर चुका हूँ इस चीज़ पे। एंड जो मेरे पॉइंट्स और सर के पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम होंगे। तो मैं इसमें क्या करूँगा, क्वेश्चन पूछा, सर ने आंसर दिया, ऐसे करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सर का इंट्रोडक्शन अगर आपको देखना है तो जाके एपिसोड 1 में देखिए, सर ने डीपली बताया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं जो कि है, व्हाट इज़ स्टार्टअप फंडिंग। स्टार्टअप फंडिंग क्या होती है? देखिए, जब आप कोई बिज़नेस करने का सोचते हैं, चाहे आप कॉलेज में हो या कॉलेज के बाद आपने कुछ जॉब करी हो, या उसके बाद आप सोचते हो कि मुझे एक बिज़नेस सेट करना है, उसको स्टार्टअप बोलते हैं। जो एक नया बिज़नेस सेट होता है। और टिपिकली जो ये टर्म है स्टार्टअप, ये उन बिजनेसेस को रेफ़र करता है जो थोड़े फ्यूचरिस्टिक ओरिएंटेड होते हैं। जैसे उनका कुछ नया बिज़नेस मॉडल होता है, कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, या फिर कुछ नई चीज़ लाते हैं मार्केट में जो पहले एक पर्टिकुलर मार्केट में नहीं आई। तो जब हमें एक बिज़नेस सेट करना होता है तो ट्रेडिशनली हम लोग अपनी सेविंग्स को डालते हैं, लेकिन आजकल के टाइम में एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स अवेलेबल हैं जो दूसरे बिजनेसेस में पैसा डाल के उसको बैक करने के लिए रेडी होते हैं कि हम इसमें पैसा डालें और ये बिज़नेस चल पड़ेगा। तो जब हम बिज़नेस की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, जब इनका बहुत बिज़नेस बढ़ जाएगा तो कंपनी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो उस टाइम पे हम अपने जो हमने पैसे डाले थे, शेयर्स लिए थे कंपनी में, तो उसको बेच के और अपना फ़ायदा निकाल के निकल जाएंगे। स्टार्टअप फंडिंग के टाइम पे जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। मार्केट साइज़ क्या है, जो फाउंडर है वो क्या बैकग्राउंड है, टीम कैसी बनाई है, कंपटीशन कौन कौन सा है, प्रोडक्ट जो बनाना चल रहे हैं उसकी शक्ल क्या है,
प्राइसिंग एडवांटेज इस मार्केट में है या नहीं, बहुत चीज़ें होती हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखें कि एक इन्वेस्टर पैसा क्यों डालता है, वो एक रैशनल सेल नहीं होती, वो एक इमोशनल सेल होती है। और कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको देख के जो इन्वेस्टर होता है ही फॉल्स इन लव उस स्टार्टअप के अंदर। और 4 चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं, जिसमें से आपको एक चीज़ में बहुत अच्छा होना चाहिए, चारों चीज़ों में कम से कम एवरेज तो होना ही चाहिए, अबव एवरेज। पहले टीम देखी जाती है कि फाउंडर को सेक्टर की कितनी समझ है, कितनी एजुकेशन की हुई है उसने, और एजुकेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि उसने क्या करके दिखाया है। जैसे वाई कॉम्बिनेटर एक बहुत फेमस एक्सेलरेटर है, वो ये देखते हैं कि इन्होंने फाउंडर ने इस स्टार्टअप करने के अलावा और क्या अचीव किया है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, बहुत एक्सेप्शनल कोई चीज़ अचीव की हो। तो दूसरी चीज़ वो देखते हैं प्रोडक्ट की, जो सपोज़ आपने ऐप बनाई, अब आप ऐसे ही बेकार ऐप जिसका डिज़ाइन भी ढंग से नहीं बनाया हुआ, लेकिन आप उसके फीचर्स दिखाने चलोगे इन्वेस्टर को, तो वो इम्प्रेस नहीं होगा। तो आपको लुक और फील उसकी अच्छी बनानी पड़ेगी। तीसरी चीज़ होती है ट्रैक्शन, कि अभी उसको आपने कस्टमर्स पे चलाना शुरू किया है नहीं किया, कस्टमर्स ने उसके लिए पे करना शुरू किया है या नहीं किया। और चौथी चीज़ होती है सोशल प्रूफ, कि मतलब उसमें ऑलरेडी कोई इन्वेस्टर ने इंटरेस्ट शो किया हुआ है, तो उसका मतलब आपको लगता है कि हाँ देखो सोसाइटी सोशली ये एक्सेप्टेड है ये बिज़नेस। या फिर कोई एडवाइज़र आपने ऐसा रखा हुआ है जिसको बहुत एक्सपीरियंस है, तो उसको देख के भी इन्वेस्टर अट्रैक्ट होता है। तो ये होती है स्टार्टअप फंडिंग। और आजकल शार्क टैंक के आने के बाद काफ़ी पॉपुलर हो गई है, और इट्स अ गुड वे ऑफ अर्निंग मनी बाय इन्वेस्टमेंट्स बाय यूटिलाइजिंग योर एग्जिस्टिंग। सो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप फंडिंग? सीड ए, बी, एक्सेट्रा। कौन कौन सी ऐसी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं स्टार्टअप फंडिंग में, जैसे कि सीड ए, सीड बी, एक्सेट्रा? देखिए, सबसे पहले जब हम निकलते हैं स्टार्टअप बनाने, हमारे पास एक आइडिया होता है, कुछ दिखाने के लिए नहीं होता। हमने कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया हुआ, हमने कुछ टाई अप्स नहीं किए हुए, हमने टीम नहीं बनाई हुई, हमारे पास ऑफिस नहीं है। तो हमें फ्रेंड्स एंड फैमिली से पैसे मिलते हैं, जो लोग हमें जानते हैं, और या फिर कोई ऐसा एंजल इन्वेस्टर हो जिसको हम कन्विंस कर लें कि यार तू थोड़े से पैसे डालो, इसमें बहुत दम है। अगर आप कोई एक सेक्टर की चीज़ बना रहे हैं, मान लो फाइनेंस फिनटेक सेक्टर की बना रहे हैं, और आपको फिनटेक में ही जॉब करने वाला एक व्यक्ति मिलता है जिसके पास सेविंग्स हैं, वो कहता है हाँ मैं छोटा अमाउंट डाल देता हूँ, तो वो प्री सीड फंडिंग होती है। उसके बाद का स्टेज होता है सीड फंडिंग। उसके अंदर या तो गवर्नमेंट पैसे डालती है, जो इतने सारे इंक्यूबेटर्स खुले हुए हैं, 500 से ज़्यादा इंक्यूबेटर्स हैं गवर्नमेंट के, अलग अलग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में खुले हुए हैं, वो डालते हैं 25 लाख 40 लाख, छोटा अमाउंट डालते हैं। या फिर आप किसी एंजल नेटवर्क से ले लो, जो जिसमें एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो छोटा छोटा पूल करके डालते हैं। या फिर आप किसी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म से ले लो, जैसे कि एंजल लिस्ट और लेट्स वेंचर, जिसमें अलग अलग छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं जो पूल करके डालते हैं। उसके बाद प्री सीरीज ए, जिसमें कंपनी ने ऑलरेडी प्रोडक्ट बना लिया है, और उसमें थोड़ा बड़ा अमाउंट आप रेज कर सकते हो, आपका वैलिडेशन भी है, मतलब कस्टमर भी दिख रहा है कि वो ख़रीद रहा है, तो कंपनी की पैसा कमाने की जो कैपेसिटी है वो भी दिख रही है। तो सबसे पहले जैसे हम बोलते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, जब हम कहते हैं कि ये आइडिया है, उसके बाद हम कहते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो जिसकी शक्ल निकलेगी प्रोडक्ट की या सर्विस की, और वो कस्टमर के पास लेके जाएंगे। और उसके बाद होता है PMF, प्रोडक्ट मार्केट फिट, जिसमें हम बेच के भी दिखा देते हैं, पैसा अर्न करके भी दिखा देते हैं, हमारे टाइप्स भी शुरू हो जाते हैं मार्केट में। उसके बाद फिर सीरीज़ B, सीरीज़ C, सीरीज़ D, उसमें जैसे जैसे पैसे की और रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे आप सीरीज़ करते जाते हो। और सबसे ज़्यादा लास्ट में जो सब इन्वेस्टर्स को बाद में कंपनी से एग्ज़िट चाहिए होती है, कि वो अपना शेयर बेच के और प्रॉफिट कमा के निकलें,
उस प्रॉफिट को कैपिटल गेन बोलते हैं, तो सब प्रेफर करते हैं कि आप एक आईपीओ कर दो, तो आपके शेयर्स स्टॉक मार्केट में ट्रेड होने शुरू हो जाएं और वहाँ से आपको जो शेयर्स ट्रेड हो रहे हो उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा अपने शेयर्स बेच के और अपना पैसा निकाल लें। ये एक पूरी जर्नी होती है फ्रॉम सीड टू आईपीओ। और हम लोग एट कंसल्टेंसी वेंचर्स हम पूरी चेन में राइट फ्रॉम सीड टू वेंचर कैपिटल, एंजल नेटवर्क्स, फैमिली ऑफिसेज, इंडिया, यूएस, यूके, सिंगापुर, दुबई, हम पूरी चेन में एग्जिस्ट करते हैं राइट टिल आईपीओ। So my next question is how much money should I raise for my startup? कितनी मनी मुझे उठानी चाहिए अपने स्टार्टअप के लिए? आपका सवाल है हाउ मच मनी शुड आई रेज फॉर माई स्टार्टअप। देखिए, ये बहुत डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री में और किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं। सपोज़ आप एक इंडिया में कर रहे हैं बिजनेस, तो शुरू में जब फ्रेंड्स एंड फैमिली से आप लेते हैं तो छोटा अमाउंट लेते हैं, 10 लाख, 5 लाख, मैक्सिमम 20-25 लाख। और फिर आप सेकंड स्टेज पे गवर्नमेंट के इंक्यूबेटर से लेते हैं या किसी प्राइवेट एक्सेलरेटर्स, वाई कॉम्बिनेटर, और या फिर आप एंजल से लेते हैं जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो किसी इंसान से लेते हैं, तो भी छोटा ही अमाउंट लेते हैं, 40 लाख, 50 लाख। लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज़ में जॉब करते हैं उन लोगों के पास डॉलर अर्निंग्स होती हैं, तो वो जब डालते हैं पैसा इंडिया में तो नेचुरली वो ज़्यादा डाल पाते हैं, वो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ ऐसे भी डाल देते हैं। तो जब आप एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई मेरे पास जो आइडिया था उसका एक वजूद है, उसके बाद आप एक प्रोडक्ट डेवलप करने चलते हैं, उसको बोलते हैं मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। जैसे कि ऐप बना लिया आपने, तो ऐप बना के दिखा देते हैं, अभी कमाना नहीं शुरू किया, कस्टमर आने नहीं शुरू हुए, लेकिन ऐप बना के दिखा दिया आपने, तो उसके बाद फिर आप थोड़ा सा ज़्यादा पैसा रेज कर पाते हैं। फिर आपने कस्टमर भी ले आए और ऐप के लिए चार्ज भी करना शुरू कर दिया, तो उसको बोलते हैं पीएमएफ, प्रोडक्ट मार्केट फिट। यानी कि आपने कुछ ऐसे कस्टमर का अपने प्रोफाइल ढूंढ लिया जो आपकी ऐप को इंस्टॉल करेंगे और पैसे भी देंगे, तो वो होता है पीएमएफ। उसके बाद 80% ऑफ जो इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में वो पीएमएफ के बाद डालना पसंद करते हैं, क्योंकि सब कुछ बन चुका है। और उस टाइम पे उनका पैसा जो आप लेते हो वो जनरली 5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 2 करोड़ इस टाइप से लेते हो। डिपेंड करता है कि आप कितनी रिक्वायरमेंट है आपकी। जनरली जितनी 18 महीने में आपकी कैश बर्न की रिक्वायरमेंट होती है उतना आपको रेज कर लेना चाहिए एक बार में। और उसके बाद सीरीज़ ए करते हो, प्री सीरीज़ ए, फिर वो लंबी कहानी होती है, 15 करोड़, 20 करोड़, सीरीज़ ए 20 करोड़, 25 करोड़, फिर सीरीज़ बी 70 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़, वो रेंजेस रहती हैं। यही बिजनेस अगर आप यूएस में करते हो तो सीड स्टेज में ही आपको कई बार 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे पेइंग कैपेसिटी, इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी ज़्यादा है और इंस्टीट्यूशनल फंडिंग ज़्यादा अवेलेबल है, जो बड़ा पैसा मार्केट से रेज करके बैठे होते हैं डिप्लॉय करने के लिए, तो वो ज़्यादा अमाउंट मिल जाता है। लेकिन वहाँ खर्चे भी ज़्यादा होते हैं, आपको वहाँ टीम रखोगे आपके खर्चे ज़्यादा होंगे, मार्केटिंग करोगे वहाँ खर्चे ज़्यादा होंगे, सारे खर्चे डॉलर्स में होंगे, तो ये फ़र्क रहता है। और इसके अंदर ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि फंडिंग इंडिया के बाहर से रेस करते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज़ इंडिया में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे सस्ते में अच्छी क्वालिटी लोग मिलते हैं काम करने वाले। और कई बार वो दुबई में कंपनी खोलते हैं ताकि वहाँ पे टैक्स ज़ीरो पड़े, इनकम टैक्स भी और कॉरपोरेट टैक्स भी, या 5% वैट लगाया अभी उन्होंने, वैल्यू एडेड टैक्स। तो इस टाइप से थिंकिंग रहती है स्टार्टअप्स की। So my next question is what are angel investors and how do they differ from venture capital? कौन होते हैं एंजल इन्वेस्टर्स एंड कैसे ये डिफरेंट होते हैं, मतलब अलग होते हैं वेंचर कैपिटल से? देखिए, एंजल इन्वेस्टर कौन है? जिस इंसान, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, या वो हाउसवाइफ हो,
या वो कॉरपोरेट में जॉब करने वाला इंसान हो, या फिर वो बिजनेसमैन हो, या किसी भी जनरेशन का बिजनेसमैन हो, या कॉलेज का स्टूडेंट हो, या इंडिया में जॉब करता हो या बाहर जॉब करता हो, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल इंसान जो इन्वेस्ट करना चाहता है पैसे किसी कंपनी के शेयर्स में, किसी कंपनी की कुछ हिस्सेदारी लेना चाहता है पैसे इन्वेस्ट करके, वो एंजल इन्वेस्टर होता है। वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होता है? जो मार्केट में जाके कहता है कि मेरे को अच्छी कंपनी में पैसे डालने आते हैं, या तो मैंने बहुत टॉप के स्कूल से यानी आईवी लीग कॉलेज से यानी आईएम्स हो गए या आईएसबी हो गए या हार्वर्ड हो गए, या वहाँ से मैंने एमबीए किया हुआ है, या फिर मैंने खुद स्टार्टअप बहुत सक्सेसफुली रन की हुई है, या फिर मैं पिछले बहुत सालों से इन्वेस्टमेंट करता आ रहा हूँ किसी फंड में जॉब करके, अब मैं खुद का फंड लगा रहा हूँ। तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसको स्टार्टअप में जो कहता है कि मैं इन्वेस्ट करूँगा, वो बाहर वालों से पैसा रेज करता है, वो लोगों से पैसा रेज करता है, इंस्टीट्यूशन से पैसा रेज करता है, बैंक से रेज करता है, पेंशन फंड से, एंडाउमेंट फंड से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा रेज करता है। सपोज 100 करोड़ रेज किया तो 100 करोड़ का फंड हो गया उसका, वीसी फंड, वेंचर कैपिटल फंड। अब वो उस पैसे को लगाएगा कंपनीज में और 8 साल 10 साल उस कंपनीज को ग्रो करेगा। जब कंपनी बड़ी होगी तो जितना पैसा लगाया था उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो उनको बेचेगा जो उसने कंपनी के स्टेक ले रखे हैं, और उसको बेचने के बाद जिन लोगों से पैसा लिया था उनको प्रॉफिट के साथ पैसा वापस करेगा, कुछ परसेंटेज अपने पास रखेगा क्योंकि उसने इतने सालों की मेहनत करी है। वो होता है वेंचर कैपिटलिस्ट। तो मूल जो बेसिक जो डिफरेंस है वो यही है। सो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट इज वीसी? वीडियो कॉल? वीडियो कॉल की बात यहाँ पर कहाँ से आई? अब सब यही सोच रहे होंगे यार वीसी मतलब तो वीडियो कॉल होता है। नहीं, यहाँ पर वीसी का मतलब है वेंचर कैपिटल। व्हाट इज वेंचर कैपिटल फंडिंग एंड हाउ डू वीसी फर्म्स ऑपरेट? कैसे वीसी फर्म्स ऑपरेट होती हैं और क्या होती है वेंचर कैपिटल फंडिंग? वेंचर कैपिटल फंडिंग वो होती है जिसमें हम एक सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से 3 टाइप के वीसी फंड्स हम खोल सकते हैं। एआईएफ, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड 1, 2 या 3। हम एक फ़ंड खोलते हैं, अनाउंस करते हैं, सेबी को बताते हैं कि हम किस साइज़ का फ़ंड खोलेंगे, सपोज़ 100 करोड़ का। तो हम उसमें अपने क्रेडेंशियल्स देते हैं सेबी को कि हम फ़ंड खोलने के लायक क्यों हैं, क्यों हम बाहर के लोगों का पैसा उठा के उसको स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करके और उन स्टार्टअप्स के बड़े होने के बाद उनको उनमें अपना स्टेक बेच के बहुत अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, कैपिटल गेन जिसको कहते हैं वो ले सकते हैं, और जिन लोगों का पैसा रेस किया था उसको मल्टीप्लाई करके ओवर द ईयर्स 5 साल 8 साल 10 साल फिर हम उनको बहुत अच्छा गेन दे के वापस कर सकते हैं और बीच में अपना भी रिटर्न बना सकते हैं। सपोज़ 100 करोड़ का फंड था, 400-500 करोड़ में हमने अलग अलग कंपनीज के स्टेक बेचे, तो 20% जो फंड का ओनर होता है वो रख लेता है, 80% वो आगे जिन लोगों का पैसा रेस किया होता है उनको वापस कर देता है। फंड के जो टीम्स होती हैं छोटी होती हैं, एनालिस्ट होते हैं जो डील्स को देखते हैं सबसे पहले, उनका जो हेड होता है वो प्रिंसिपल होता है, वो डील को समझता है, उसका इन्वेस्टमेंट पेपर्स डॉकेट बनाता है, और आगे जाके जो फंड का स्पॉन्सर होता है, जो उसको जनरल पार्टनर बोलते हैं, जो सबसे बड़ा ओनर होता है फंड का, उसको प्रेजेंट करता है। और जिन लोगों के पैसे लगे होते हैं उनको बोलते हैं लिमिटेड पार्टनर्स, एलपीज। जो वीसी फर्म्स होती हैं वो जो पैसा रेस करती हैं वो बहुत इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से भी रेस करती हैं, जैसे फैमिली ऑफिसेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस,
और पेंशन फंड्स, एंडाउमेंट फंड्स, यूनिवर्सिटी फंड्स, बैंक्स, कॉरपोरेट हाउसेस, एंजल इन्वेस्टर्स, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स, इन सब से पैसा रेज करती हैं और उसमें से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट करके पैसा बनाती हैं। So my next question is what is seed round and who typically participate in seed funding? क्या होती है सीड राउंड और कौन कौन ऐसे लोग हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं सीड फंडिंग के अंदर? सीड सीड का मतलब वो बीज जो हम ज़मीन के अंदर डालते हैं जिससे पौधा ग्रो करना शुरू होता है। तो सीड फंडिंग का मतलब, सीड राउंड का मतलब जो पहला पैसा हम एक फाउंडर को देते हैं, इन्वेस्टर देता है या कहीं से भी मिलता है उसको, जिससे वो कंपनी की नींव रखता है। सबसे पहले कंपनी खोलता है, उसमें थोड़ी टीम बनाना शुरू करता है, प्रोडक्ट की रिसर्च करता है, मार्केट की रिसर्च करता है। और ये जो फंडिंग है टिपिकली जब स्टार्ट में आइडिया स्टेज पे आप होते हो तो फैमिली और फ्रेंड्स FNF वही आपको जो जान पहचान वाले हैं वो देते हैं। और वो छोटे अमाउंट का ही पैसा होता है, जैसे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख रुपए, कई केसेस में 80 लाख भी, 1 करोड़ तक भी। अगर फॉरेन वाले इन्वेस्टर से आप ले रहे हो, कोई एंजल इन्वेस्टर है जो आपसे कन्विंस्ड है, आपने जो बिज़नेस आइडिया बताया है उससे कन्विंस्ड है, तो और भी ज़्यादा हो सकता है, बट मोस्टली वो इसी रेंज में रहता है। और कई बार एक्सेलरेटर्स, और नॉट एक्सेलरेटर्स सो मच बट इंक्यूबेटर्स, जैसे गवर्नमेंट के 500 इंक्यूबेटर्स हैं अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, तो वो इंक्यूबेटर्स भी सीड फंडिंग देते हैं। और वो टिपिकली छोटे अमाउंट की रहती है, 10 लाख से लेके 40 लाख के बीच में, तो उसको हम सीड फंडिंग बोलते हैं। सातवां क्वेश्चन, थाला फॉर अ रीजन क्वेश्चन, हाउ डू क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म लाइक किक स्टार्टर और इक्विटी क्राउड फंडिंग वर्क्स? कैसे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि किक स्टार्टर है और एक इक्विटी क्राउड फंडिंग काम करती है? देखिए, क्राउड फंडिंग का मतलब ही हुआ एक क्राउड से पैसे रेज करना। क्राउड मतलब बहुत सारे लोगों से पैसा रेज करना। और टिपिकली क्राउड फंडिंग जो होती है वो छोटे छोटे अमाउंट्स की होती है कि किसी ने 10,000 डाल दिए, किसी ने 50,000 डाल दिए, किसी ने 1 लाख डाल दिए। तो इसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया में भी, जैसे लेट्स वेंचर, एंजल लिस्ट, इस तरह से प्लेटफॉर्म्स हैं, और US में और बाहर भी प्लेटफॉर्म्स हैं। तो वो ऐसे वर्क करती है कि जो इन्वेस्टर्स क्वालिटी डील्स देखना चाहते हैं वो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पे जाके अपने आप को रजिस्टर करते हैं, और वो अपने बारे में बताते हैं कि वो क्या करते हैं, उनकी अर्निंग कितनी है, और वो किस किस सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं, और वो कितना पैसा डालना चाहते हैं हर स्टार्टअप के अंदर। उसके बाद जब वो वेरीफाइड होते हैं, उनकी सब्सक्रिप्शन होती है उनकी प्लेटफॉर्म की, तो अलग अलग स्टार्टअप्स उस पे जाके रजिस्टर करती हैं। और जो प्लेटफॉर्म का फॉर्मेट होता है उसमें वो पूरा डेटा देती हैं कि जो जो प्लेटफॉर्म ने मांगा होता है कि उसका मार्केट साइज़ कितना है, आपका अभी टर्नओवर कितना है, अभी कितने टीम का साइज़ कितना है, अभी कितने पैसे आपने पहले रेज़ कर चुके हो, अभी आप कितना रेज़ करना चाह रहे हो, वो किस वैल्यूएशन पे करना चाह रहे हो, कितनी इक्विटी देना चाह रहे हो उसके बदले। तो सारा वो करके फिर वो मैच मेकिंग होता है, और जो राइट इन्वेस्टर्स के पास डील्स जाती हैं वो उस पर बिडिंग करते हैं कि हम कितना लगाएंगे, और इस तरह से राउंड क्लोज होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्राउड फंडिंग कहते हैं। और जो प्लेटफॉर्म होता है वो उसके बदले अपनी फ़ीस चार्ज करता है। सब्सक्रिप्शन फ़ीस तो उसको मिल ही रही होती है इन्वेस्टर से भी और स्टार्टअप से भी। उसके अलावा जितना अमाउंट वो दिलवाता है स्टार्टअप को, उसका एक परसेंटेज ले लेता है, मोस्टली 5% के आसपास रहता है, जिसमें सिर्फ 3% तो वो कैश रख लेता है, और 2% का जो अमाउंट उसको मिला होता है वो उसी राउंड में उसी वैल्यूएशन पे वो भी स्टेक ले लेता है स्टार्टअप के अंदर 2% के बदले। तो ये पूरा प्रोसेस है। नेक्स्ट मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन,
बहुत लोगों ने पूछा इस बारे में कि हाउ शुड आई अलोकेट द फंड रेज्ड। सो आपका क्वेश्चन है, हाउ शुड आई एलोकेट द फंड्स रेस्ड। तो जो फंड वीसी फंड वाले रेस करते हैं मार्केट से, उसको वो सबसे पहले देखते हैं कि स्टार्टअप जो है वो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है मार्केट में, और वो प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन लेके आ रहा है, उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है और सोल्यूशन स्टेटमेंट क्या है। उसके बाद जो उसने टीम बनाई है वो कितनी इक्विप्ड है, कितनी नॉलेज है उसको वो प्लेटफॉर्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनके स्किल सेट्स क्या हैं, उनके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है। उसके बाद वो देखता है कि मार्केट का साइज़ कितना है और कंपेटिटर्स कौन से हैं। अगर ऑलरेडी कंपटीशन है तो वो कौन सी कंपनीज़ हैं, और आपका जो बिज़नेस प्लान है वो बाकी कंपनीज से कैसे बेटर है ताकि आप उनके साथ compete कर सको। फिर वो देखता है कि 5 साल में आप कितना रेवेन्यू अचीव करोगे, कौन से माइलस्टोन्स अचीव करोगे अगर आपको ये फंडिंग मिल जाए, और प्रोडक्ट जो आपने बनाया है उसके फीचर्स, अगर वो फिज़िकली प्रोडक्ट आप इन्वेस्टर को दिखा सकते हो तो वो भी इन्वेस्टर देख के बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है इन्वेस्टर को डिसीजन लेने का। उसके बाद कितना आप फंड्स रेस करना चाह रहे हो, उसको यूज़ कैसे करोगे, कितना टीम में डालोगे, कितने मार्केटिंग में डालोगे, कितने ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स में डालोगे, इस टाइप से वो पूरा एक देखते हैं। और उसके मतलब बेस पे जो इन्वेस्टर है वो डिसीजन लेता है कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाउ शुड आई अलोकेट द फंड रेज्ड। बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा कि जो हमने फंड को उठाया है उसका आवंटन कैसे करें। तो जो फंड वीसी फंड वाले रेस करते हैं मार्केट से, उसको वो सबसे पहले देखते हैं कि स्टार्टअप जो है वो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है मार्केट में, और वो प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन लेके आ रहा है, उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है और सोल्यूशन स्टेटमेंट क्या है। उसके बाद जो उसने टीम बनाई है वो कितनी इक्विप्ड है, कितनी नॉलेज है उसको वो प्लेटफॉर्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनके स्किल सेट्स क्या हैं, उनके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है। उसके बाद वो देखता है कि मार्केट का साइज़ कितना है और कंपेटिटर्स कौन से हैं। अगर ऑलरेडी कंपटीशन है तो वो कौन सी कंपनीज़ हैं, और आपका जो बिज़नेस प्लान है वो बाकी कंपनीज से कैसे बेटर है ताकि आप उनके साथ compete कर सको। फिर वो देखता है कि 5 साल में आप कितना रेवेन्यू अचीव करोगे, कौन से माइलस्टोन्स अचीव करोगे अगर आपको ये फंडिंग मिल जाए, और प्रोडक्ट जो आपने बनाया है उसके फीचर्स, अगर वो फिज़िकली प्रोडक्ट आप इन्वेस्टर को दिखा सकते हो तो वो भी इन्वेस्टर देख के बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है इन्वेस्टर को डिसीजन लेने का। उसके बाद कितना आप फंड्स रेस करना चाह रहे हो, उसको यूज़ कैसे करोगे, कितना टीम में डालोगे, कितने मार्केटिंग में डालोगे, कितने ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स में डालोगे, इस टाइप से वो पूरा एक देखते हैं। और उसके मतलब बेस पे जो इन्वेस्टर है वो डिसीजन लेता है कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ डू आई ट्रैक एंड रिपोर्ट द यूज़ ऑफ फंड्स टू इन्वेस्टर्स। कैसे मैं एक ट्रैक दे सकता हूँ और एक रिपोर्ट दे सकता हूँ कि जो मैंने फ़ंड इन्वेस्टर से लिया है उनको। देखिए, जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो वो आपसे कुछ कंप्लायंसेस एक्सपेक्ट करता है। वो एक कंप्लायंस होती है कि आप उसे जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, हर क्वार्टर की जो सीए रिपोर्ट बनाता है, ऑडिटेड प्रोविजनल फाइनेंशियल्स, कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है, वो आप उनके साथ शेयर करो, इन्वेस्टर के साथ। उसके बाद हर महीने का एक कैश फ्लो बनता है कि जो कंपनी के अंदर कैश पड़ा है वो कैसे यूज़ होगा, और जो कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है मार्केट में बिजनेस करके, जो कैश जनरेट कर रही है, जो लास्ट में
कंपनी के पास बच जाता है सारे खर्चे करने के बाद, उसकी पोजीशन क्या है। और उसकी पोजीशन के हिसाब से इन्वेस्टर ये समझता है कि अभी कंपनी की कितनी फ़ंड रिक्वायरमेंट है। तो उसको एस्टिमेट करने के लिए वो कैश फ्लो की एक्सेल शीट पे पूरा इंटरलिंक्ड एक मॉडल होता है, उसको हर महीने एक्सपेक्ट करता है। और जो कंपनीज़ में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो एज अ वेंचर कैपिटल फंड, उनकी एक पूरी इन्वेस्टमेंट समरी बनती है, इन्वेस्टमेंट नोट बनता है, जिसको एनालिस्ट प्रिंसिपल को दिखाता है, प्रिंसिपल उसको अच्छी तरह प्रिपेयर करके जनरल पार्टनर को दिखाता है, जनरल पार्टनर फिर फाइनली लिमिटेड पार्टनर को दिखाता है कि हम इस कंपनी में पैसा डाल रहे हैं। और जो भी कंपनी की एसेट्स अंडर मैनेजमेंट होती है, AUM, यानी अभी तक जितनी भी जगहों पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, उन सब कंपनीज़ में उन कंपनीज़ की करंट वैल्यू क्या चल रही है, उसको बोलते हैं मार्क टू मार्केट। कि आज की डेट में अगर हम इस कैलकुलेट करें तो ये जिन कंपनियों में हमने पैसा डाला है उनकी वैल्यू कितनी चल रही है, और उसके हिसाब से जो हमारा स्टेक है कंपनीज़ में उसकी कितनी वैल्यू चल रही है, उसका एक नेट एसेट वैल्यू निकाल लेते हैं। और अलग अलग रेशोज़, और भी काफ़ी सारी रेशोज़, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, EV बाय एबिडा, मतलब एंटरप्राइज वैल्यू बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, वो सारा निकाल के उसका एक डॉकेट बना के वो इन्वेस्टर्स के साथ रेगुलरली शेयर किया जाता है। सो अब अपन बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि है व्हाट फाइनेंशियल माइलस्टोन शुड आई फोकस आफ्टर रिसीविंग फंडिंग। इस सवाल में मैंने पूछा है कि कौन सा माइलस्टोन है जो कि मुझे सेट करना चाहिए जब मुझे फंडिंग मिल चुकी हो। अब यार बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार अभी तो स्टार्टअप बिजनेस जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो हमें क्या कोई माइलस्टोन रखना भी चाहिए? हाँ गाइस, माइलस्टोन रखना चाहिए। जिससे क्या होता है कि माइलस्टोन रखने से हमें पता चलता है कि जो हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है वो सही सक्सेसफुल हुआ भी है या नहीं। आपका क्वेश्चन है व्हाट फाइनेंशियल माइलस्टोन्स शुड आई फोकस ऑन आफ्टर रिसीविंग फंडिंग। देखिए, फंडिंग के बाद आपको बिजनेस को बढ़ाना है। बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। तो एक फाइनेंशियल माइलस्टोन हो गया कंपनी का रेवेन्यू, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचनी पड़ेंगी। उसके बाद कंपनी कितना हेल्दी तरह से फाइनेंशियल मॉडल है कंपनी का, जिसको हमारे टर्म्स में बोलते हैं यूनिट इकोनॉमिक्स, यानी हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं वो प्रॉफिटेबल कर रहे हैं, तो उसका जजमेंट होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट बनता है, ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट माइनस करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनता है। तो हमें सेकंड हमारा टारगेट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तीसरा होता है कि हमने उसमें से टैक्स और डेप्रिसिएशन और जो लोन अगर ले रखा है तो इंटरेस्ट, वो माइनस करके नेट प्रॉफिट आता है। जो पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, फिर उसमें से टैक्स माइनस करो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। तो तीसरा माइलस्टोन हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं। और जो IPO में कंपनीज जाती हैं, SME IPO में, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का जो एक्सचेंज है इंडिया में, वो कंपनीज का नेट प्रॉफिट बहुत मैटर करता है इन्वेस्टर्स को, कि कंपनी कितना प्रॉफिट बचा रही है लास्ट में। तो ये तीसरा हो गया। उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि जितना पैसा लगाया है इन्वेस्टर ने उसके ऊपर कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है, और रिटर्न कैलकुलेट होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से, IRR। उसके बाद जो कैपिटल लगाई हुई है उसके ऊपर, कैपिटल लगाने के बाद उस पर कितना कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, उससे होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE। तो फ्री कैश फ्लो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कंपनीज़ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसके पास कितना कैश पड़ा हुआ है, और वो कैश उसके पास 12 से 18 महीने का हमेशा होना चाहिए, ताकि कभी भी वो आउट ऑफ कैश ना हो जाए। बिकॉज ऐसी सिचुएशन जिसमें कंपनी का कैश ख़त्म हो जाए, उसके बाद वो जो इन्वेस्टर उसको मिलते हैं वो डिस्ट्रेस वैल्यू पे ही
कंपनी में पैसा डालना चाहते हैं, तो जो फाउंडर्स हैं उनको बहुत नुकसान हो जाता है। तो इस वजह से जो फ्री कैश फ्लोज हैं कंपनी के वो बहुत हेल्दी होने चाहिए, मॉनिटर करने चाहिए उनको, और 12 से 18 महीने का रनवे जिसको कहते हैं, कैश बर्न जिसको कहते हैं, वो हमेशा कंपनी के पास होना चाहिए। तो ये अच्छे मैट्रिक्स हैं। बाकी नॉन फाइनेंशियल मैट्रिक्स यानी कितने कस्टमर हैं, कितने डाउनलोड्स हैं ऐप के, वो सारे नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स होते हैं। सो मेरा अगला सवाल आ जाता है जो कि एक लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर एडवाइस फॉर स्टार्टअप बिजनेस। एक आखिरी सवाल है मेरा कि आपकी कौन सी एक ऐसी एडवाइस है जो आप देना चाहेंगे स्टार्टअप बिजनेस के लिए। आपने पूछा व्हाट इज़ योर एडवाइस फॉर स्टार्टअप बिजनेसेस। देखिए, स्टार्टअप में एक बहुत लंबी जर्नी होती है फाउंडर की, कि आज वो लगाए, उसके बाद टीम बनाए, उसके बाद अच्छा बिजनेस मॉडल बनाए, उसके बाद उसको फंडिंग भी रेज करनी है फाउंडर को, उसके बाद उसको सारे ही हैज़ टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। उसको मार्केटिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए ताकि टीम से स्ट्रैटेजी बना सके, एग्जीक्यूट कर सके। उसको एचआर की नॉलेज ताकि टीम रिक्रूटमेंट अच्छे क्वालिटी के लोग मिलें। उसको फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए कि वो फंडिंग रेज कर सके, या फिर जो लॉ की नॉलेज होनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो साइन करने होते हैं अलग अलग पार्टीज़ के साथ और इन्वेस्टर्स के साथ। तो उसके बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं फाउंडर के। तो उसको मेरी एडवाइस यही है कि जितने भी फाउंडर्स हैं, प्ले अ लॉन्ग गेम, प्रॉफिटेबल कंपनी बनाओ। जैसे जोहो है, ज़ेरोदा है, एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल। उसी तरह से आप भी प्रॉफिटेबल कंपनी बनाओ। और अगर आप इन्वेस्टर का पैसा लेके बिजनेस कर रहे हो, तब भी आप अपना जो मॉडल है, बिजनेस मॉडल है, उसको प्रॉफिटेबल बनाओ। और ऐसा ना करो कि इन्वेस्टर का पैसा जलाते रहो कि भाई मैं रेवेन्यू जनरेट कर लूँगा या कस्टमर्स खींच लूँगा लॉस में अपना प्रोडक्ट बेच के या सर्विस बेच के। दूसरा मेरा एडवाइस है कि फाउंडर्स को अपनी टीम को बहुत अच्छी तरह चूज़ करना चाहिए, और उसको ऐसे लोगों को मेंटर करना चाहिए जो फाउंडर की विजन में बिलीव करते हो, कि फाउंडर जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, जो वो सोल्यूशन लेके आया है, वो उसकी विजन में बिलीव करते हो और लंबी रेस तक जाएं। और जो फाउंडर है उसको बाकी जो टीम है उसके लिए ईसॉप्स रखने चाहिए, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान्स, जिसका मतलब है कि उनको अगर वो टिकें कंपनी के साथ और काम करें तो उनको भी कुछ शेयर होल्डिंग मिले कंपनी के अंदर, तो वो एक तरह से को ओनर्स बने कंपनी में, को फाउंडर्स। और मेरा ये मानना है कि आजकल के टाइम में जो फाउंडर है उसके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, तो उसको अपने साथ बहुत सारे लोगों को साथ लेके चलना चाहिए और अपनी जर्नी का पार्ट बनाना चाहिए, और अपनी हेल्थ पे बहुत फोकस करना चाहिए। उसको अच्छे रिलेशनशिप बनाने चाहिए सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, और अपनी हेल्थ पे फोकस करके रोज़ अपना फिटनेस पे ध्यान दो, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, जिससे काफ़ी पेशेंस आती है, और थोड़ा रनिंग करें, जिम करें, और अपनी हेल्थ पे अच्छी तरह फोकस करें। बाकी मैं बहुत सारी बुक्स हैं जो स्टार्टअप फील्ड की हैं जो मैं रेकमेंड कर सकता हूँ, जो अगर फाउंडर्स हैं उनकी जर्नी फास्ट हो जाएगी अगर वो उस टाइप की बुक्स पढ़ेंगे तो। जैसे कि ज़ीरो टू वन एक बुक है जो बहुत अच्छी तरह से पीटर थील की बुक है, जो बहुत अच्छी तरह से बताती है कि हमें एक स्टार्टअप में क्या क्या स्टेजेस होती हैं। उसी तरीके से नेवर स्प्लिट द डिफरेंस क्रिस वॉस की बुक है। उसी तरह से द मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक डेविड शॉर्ट्स की बुक है। रिचर्ड ब्रांसन जो हैं जिन्होंने वर्जिन ग्रुप बनाया, उनकी है लूजिंग माई वर्जिनिटी। जोसेफ मर्फी की बुक है द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग की बुक है कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग, सौरभ मुखर्जी की। बाकी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग की एक और बुक है द लिटिल बुक ऑफ बिहेवियरल इन्वेस्टिंग बाय जेम्स मॉन्टियर। इस टाइप से आप बुक्स पढ़िए, आपको बहुत अच्छी नॉलेज होगी और आप बहुत अच्छे डिसीजन लेने वाले इंसानों में से बनेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि
नॉन फिक्शन किताबें ही पढ़नी चाहिए, बिकॉज उसमें लाइफ का रियल जूस होता है, रियल लर्निंग्स होती हैं. कुछ और बुक्स हैं, द एल्मेनैक ऑफ नवल रविकांत बाय एरिक जॉर्गेंसन, डेली कॉफ़ी एंड स्टार्टअप फंडरेजिंग बाय सार्थक आहूजा, और द मैन हु सॉल्व द मार्केट बाय ग्रेगरी जकरमैन. वो एक बहुत अच्छी बुक है. और द फ्लिपकार्ट स्टोरी बिग बिलियन स्टार्टअप, मिहिर दलाल की बुक है. आप स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़िए, जैसे जिड्डू कृष्णामूर्ति की फ्रीडम फ्रॉम द नोन, और सिस्टर शिवानी की हैप्पीनेस अनलिमिटेड. ये पढ़िए. आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, बुद्धा पढ़िए, महावीर पढ़िए. तो ये सारी चीज़ें आपको लाइफ में बहुत काम आएंगी और बहुत अच्छे आप डिसीजंस लोगे और लंबे टाइम तक जाओगे. In this podcast about startup funding, we discussed what is startup funding, what are the different stages of startup funding, how much money should a person raise for their startup, what are angel investors and how do they differ from venture capitalists, what is VC funding, venture capital funding, and how do VC firms operate, what is a seed round and who typically participates in seed funding, how do crowdfunding platforms or equity crowdfunding work, how should one allocate the funds raised, how do I track and report the use of funds to investors, what financial milestones should I focus on after receiving funding, and lastly, what is my advice to startup founders for them to run their startups. We did a detailed discussion on each of these points with examples, and also gave experiences from my life on all these issues. Hope all of you liked it. सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी ऑलवेज़. आपने हर एक वीडियो को, हर एक शो को, हर एक एपिसोड को और हर एक पॉडकास्ट को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया. मेरा जो विज़न है वो बहुत बड़ा है. मल्टी नेशनल कंपनीज़, एक इंटरनेशनल चीज़ें, बहुत बड़ा विज़न है मेरा, जो कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता अभी. जो मेरे माइंड में चीज़ें चल रही हैं उसके लिए मैं काम भी रोज़ करता हूँ, चीज़ें करता हूँ, एंड बहुत प्रॉब्लम्स भी आती हैं. एपिसोड सेकंड एक डिले, इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं कहूँगा, हर दिन एक नई प्रॉब्लम, हर दिन. जैसे कि अच्छी चीज़ बनने में टाइम लगता है, तो मुझे अब समझ आता है कि उसका रीज़न क्या है. जब एक अच्छी चीज़ बन रही होती है ना, तो बहुत सी रुकावटें आती हैं उसके अंदर, और वही मेरे साथ भी हुआ. एपिसोड फर्स्ट जब लॉन्च हुआ, मैंने ये सोचा कि यार ये बहुत जल्दी बन जाते हैं. मतलब ऑलमोस्ट 2-3 दिन में मैंने पूरा 24 घंटे करके 24 घंटे करके एपिसोड 1 कंप्लीट कर दिया था. 2 में मुझे लग गया बहुत टाइम, मतलब इतना टाइम कि ऑलमोस्ट 20 दिन. पर यार मेरा मानना है कि अगर एक अच्छी चीज़ बनानी है ना, तो आप आराम से पेशेंटली उसके लिए वेट करो. कभी भी मैंने ये चीज़ नहीं करी कि यार भाग दौड़ में लग जाना कि नहीं यार आना ही चाहिए, इतनी जल्दी आना चाहिए, इतनी जल्दी आना चाहिए. मेरा मानना है कि जब वो एक अच्छा बन जाए तब लॉन्च करो. एपिसोड सेकंड में आई नो टाइम लगा है, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस पॉइंट, हमने बहुत मेहनत की, सब लोगों ने ही. एंड थैंक यू सो मच. मैं सबसे बड़ा थैंक यू अपने आप को भी कहना चाहूँगा, क्योंकि हम कभी कभी अपने आप को भी शाबाशी नहीं देते हैं. प्राउड होता है मुझे अपने आप पे कि बहुत सी प्रॉब्लम्स आई तो मैंने उसका अच्छे से डट के सामना किया. हर एक इंसान मेरे साथ खड़ा था, सब ने कहा था कि हाँ आप लॉन्च करो. बट ट्रस्ट मी ऑन दिस पॉइंट, इतनी प्रॉब्लम्स, वो एक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हर चीज़ से थी. कभी पीसी ख़राब हो जाता था, कभी माइक नहीं चल रहा था, मतलब पीसी का माइक, प्रोफेशनल माइक की बात नहीं कर रहा हूँ, पीसी का माइक नहीं चल रहा था. बहुत सी चीज़ें ऐसी जो कि एक अनअवॉइडेबल रीज़न्स हैं. बस
इसी के साथ इस पॉडकास्ट, इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। एंड मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ इन चीज़ों से कि यार देखो, मैं मानता हूँ कि टाइम लग सकता है, बट जब भी एपिसोड आता है ना तो बहुत खुशी होती है हर एक इंसान को। हर व्यक्ति मेरे बारे में बात करता है कि यार उसका एपिसोड आया, उसकी चीज़ें आई, एक बढ़िया उसने लॉन्च किया। एंड आई वांट दैट। एक यूट्यूब, और अभी हम लोग 200 प्लस कंट्रीज़ के अंदर आ चुके हैं, तो मेरा यही विज़न है कि मुझे इसको एक बड़ी लेवल पे लेके जाना है। मुझे एक बहुत बड़ा एक एंटरप्रेन्योर, एक बड़ा व्यक्ति बनना है। बहुत सी चीज़ें हैं मेरे माइंड के अंदर जो कि मैं अभी बता नहीं सकता आप सब लोगों को। मैं सिर्फ यूट्यूब तक नहीं हूँ, मैं बहुत जगह हूँ और आना चाहता हूँ और जगह। मेरा मानना है कि अगर एक नॉलेज को अच्छे से आप यूज़ करो ना, तो आप सब कुछ कर सकते हो। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, अगर हम चाहें तो। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। अब साइनिंग ऑफ, विभांशु। मीट यू गाइस in episode 3rd.